का चैप्टर रीसेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स यूजेस। आज इसका सेकंड चैप्टर कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। तो आज हम मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेडिवल पीरियड का मतलब क्या होता है? मेडिवल पीरियड का मतलब होता है एंसेंट और मॉडर्न पीरियड के बीच में टाइम। यानी एंसेंट इंडिया, आप जो अपना अशोका के बारे में पढ़ा होगा, आपने इंडस वैली के बारे में पढ़ा होगा, आपने गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ा होगा। मॉडर्न जो अपने अंग्रेजों के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा होगा, जो भारत में आकर रहे हैं। तो इन दोनों के टाइम के बीच का जो चीज़ें क्या घटी, उसको हम लोग मेडिवल पीरियड में पढ़ते हैं। तो भारत में जो मेडिवल पीरियड है वो आपका 11 to 17 सेंचुरी के बीच में यहाँ पर आपका शुरू हुआ। ठीक है, इट्स बुक में जो है हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हुआ यूज हुआ वो पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग अच्छे से समझ के इसको पढ़ेंगे। आपको टेंशन लेने का इसमें नीड नहीं है। ठीक है, अब ये है मेडिवल शब्द। ये मेडिवल शब्द कहाँ से आया? तो ये मेडिवल शब्द आपका यूरोपियन इतिहास से लिया गया है। जब रोमन एम्पायर जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जैसे भारत में आपका अशोका का साम्राज्य था, मौर्य था, मगध पीरियड का साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य था। उस तरीके से रोमन एम्पायर जो है बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, तब यूरोप में एक नया समय शुरू हुआ जिसे मेडिवल पीरियड कहा गया। ये समय चला 5वीं शताब्दी से लेकर 14 और 16वीं शताब्दी तक, यानी रेनेसा काल तक। ठीक है, अब ये रेनेसा काल क्या है? तब सुनो, रेनेसा काल के पहले जो यूरोप में मेडिवल पीरियड के यूरोप को डार्क एज कहा जाता था, क्योंकि उसमें ऐसा माना जाता था कि वहाँ के लोगों को बहुत कम जानकारी था, बहुत वो धर्म के नाम पे बहुत गलत चीज़ें करते थे। वहाँ पर शिक्षा और कला में बहुत गिरावट आया करता था, समाज में धार्मिक कठोरता बहुत था, युद्ध बहुत हो रहा था, तो बहुत समस्याएं उसमें उस समय का पीरियड देखा जाता था। लेकिन अब इतिहासकार थोड़ा इस बात को मानते हैं कि ऐसा नहीं था कि उस टाइम पीरियड में यूरोप में एकदम अंधकार ही युग था। उस समय भी रिसर्च हो रहा था, उसमें भी चीज़ें कुछ बेहतर थी और बदलाव विकास हो रहे थे। ठीक है, तब पूरी तरीके से उसे डार्कर पीरियड नहीं कहा जा सकता है। अब भारत में इस मेडिवल शब्द को समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। भारत और यूरोप का इतिहास की दिशा देखिए हमेशा अलग रहा है। यूरोप में जब अंधकार का समय था, अंधकार का मतलब ये मत समझिएगा कि वहाँ पे लाइट नहीं था। अंधकार का समय मतलब होता है कि जब वहाँ पर सही से विकास नहीं, सभ्यता ये सब का उतना विकास नहीं था। तो भारत में तब भी सभ्यता, कला और धर्म और व्यापार फल फूल रहा था, वहाँ बहुत डेवलपमेंट था। इसलिए भारत में मेडिवल शब्द को उसी तरह से नहीं लिया जाता जैसे यूरोप में लिया जाता है, लेकिन फिर भी हम सुविधा के लिए इसे भी मेडिवल पीरियड कहते हैं। तो मेडिवल का मायने अलग अलग देशों के लिए अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से मेडिवल, एंसेंट, मॉडर्न करके चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, भारत में आपका मेडिवल पीरियड जो है आपका 11 to 17 सेंचुरी तक पढ़ा जाता है। और इस समय में बहुत सारे नया संस्कृति आए, नए धर्मों का प्रभाव बना और भारत का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा भी यहाँ पर बदला। अब आपका क्या है यहाँ पर? मैप्स, टाइमलाइन एंड हेल्प। तो यहाँ पर देखिए आपकी किताब में आप देखेंगे कि एक टाइमलाइन वगैरह भी दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइमलाइन की मदद से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन से साम्राज्य कितने समय तक रहे और कब वो ख़त्म हो गए। इसमें आपको बहुत सारा मैप भी दिया हुआ है। इन मैप के थ्रू हम ये भी जानेंगे कि किस राजा का साम्राज्य कितना दूर तक फैला हुआ था, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, ये भी आपके मैप से हम लोग जानेंगे। इसके साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि कैसे वो मूव हुए, कहाँ पर कब कौन सा बैटल हुआ। ठीक है, कौन सा किंगडम कहाँ पर लोकेटेड है, ये सारा चीज़ हमको टाइमलाइन और मैप के थ्रू पता चलता है। जैसे आपकी किताब में देखिए टाइमलाइन दिया हुआ है, ये देखिए अलग अलग टाइम पीरियड दिया हुआ है और उस टाइम पीरियड में क्या हुआ वो सारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। जैसे 1526 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर विक्ट्री एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो अब टाइमलाइन को देख के समझ जाएंगे कौन सा टाइम पे क्या हुआ और कितना वो सिग्निफिकेंट रखा हमारे हिस्ट्री में। अब आपका है स्पेलिंग एंड लैंग्वेज। देखिए अब जब भी किताबों को पढ़ेंगे ना, बहुत सारे किताबों को, तो वहाँ आप देखेंगे बहुत सारा स्पेलिंग में फ़र्क आता है। ठीक है, तो उस समय भारत में जो भाषा इस्तेमाल होता था ना, वो पर्शियन था, यानी फारसी भाषा होता था। ठीक है, अब पर्शियन भाषा के शब्द जब अंग्रेजी में लिखे गए तो हर एक लेखक ने अपने सुविधा के हिसाब से स्पेलिंग बदल दी। तो कि जाहिर सी बात उस समय राइटर जो है फारसी भाषा में लिखा करते थे। अंग्रेज को तो वो भाषा नहीं आता है, अंग्रेज को तो इंग्लिश आता है। तो जब अंग्रेजों ने हिस्ट्री को लिखना शुरू किया तो अपने सुविधा के अनुसार जो है उन्होंने उनका नाम लिखा और आज हम वही पढ़ते हैं। ऐसे मुग़ल, अंग्रेजों ने मुग़ल लिखा पर एक्चुअल में उसको मोगुल पर्शियन में पढ़ा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है कि
लिखने का तरीका में अंग्रेजी के लिखने के तरीके से यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगला है बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा 11th सेंचुरी। ठीक है, इसमें देखिए क्या खास हुआ आपका 11वीं शताब्दी में। इसमें भारत में देखिए बहुत बड़े विदेशी आक्रमण देखने को मिलेंगे आपको। बहुत सारे बाहर से बहुत लुटेरे हो गए, बहुत सारे दूसरे देश के राजा जो हैं यहाँ आए, लूटपाट मचाए। भारत की राजनीति और सत्ता में भारी बदलाव यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे आक्रमणकारी यहाँ से आए थे। ये आक्रमणकारी कहाँ से आए? देखिए, ज़्यादातर हमलावर आए थे हिंद कुश माउंटेन के पार से। आपका हिमालयन रीजन के पास हिंद कुश माउंटेन एक पहाड़ है, वहाँ पर आने जाने का एक पास बना हुआ है। ठीक है, पास मतलब ये नहीं कि कोई पास दिखाया उनको एंट्री मिल गया, मतलब पास होता है आने जाने के लिए एक छोटा सा पैसेज, एक रास्ता वहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, वहाँ से बहुत सारे लोग आए, वो अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के इलाकों से आए थे। ठीक है, ये रास्ता आपको पहाड़ों के बीच से आता है और लंबे समय से व्यापार और आक्रमण के लिए यहाँ पे प्रयोग होता है। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे भारत से राजा रजवाड़ों की लड़ाई नहीं होगा। अब बाहर के देश भी आकर यहाँ पे आपका लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका फिर से आगे ये इन्वेडर कौन थे। ठीक है, तो ये जो इन्वेडर थे आपके सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आते थे, खासकर तुर्क और अफगान से आते थे। ठीक है, ये लोग वहाँ के योद्धा के समुदाय थे जो बहुत ताकतवर और चालाक माने जाते थे। ये भारत क्यों आए? इनका मकसद सिर्फ घूमना फिरना नहीं था, ये आए थे वेल्थ के लिए, यानी भारत, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि भारत को उसमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन्हें भारत की सोना, मंदिरों की दौलत और व्यापार को लूटना था। ठीक है, ज़मीन अपने साम्राज्य को फैलाना चाहते थे, वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। कुछ हमलावर का यही मकसद था कि अपने धर्म को वो फैलाएं, और कई बार ये आपको बहुत ज़बरदस्ती यहाँ पे किया गया। ठीक है, ये जो आक्रमण जो थे मामूली नहीं था। ठीक है, ये पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज था, वायलेंट था। ठीक है, और इनका असर पूरे भारत की राजनीति पे पड़ा। मतलब जब ये युद्ध करने आते थे, लड़ाई करने के लिए आते थे ना, तो बहुत तबाही करते थे। अब ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ठीक है, इस चैप्टर में देखिए जो पॉलिटिकल मैप कॉलम जो चीज़ है, मतलब कि जैसे जैसे नए आक्रमणकारी आए वैसे वैसे पुराने राज भी यहाँ पे टूटे गए, उन्होंने लड़ाई किया, हार गए, नए राजवंश यहाँ उभरने लगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि राज्य की सीमाएं कैसी बदली, कौन से इलाकों में किसका नियंत्रण था। ठीक है, इसमें हम लोग राजवंशों का उत्थान और पतन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तुर्क कब आए, खिलजियों ने कब तक रूल किया, तुगलकों, लोदी और मुगलों का उदय कैसे हुआ। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, और कैसे ये सभी एक दूसरे को हराकर सत्ता में आए। ठीक है, धर्म और संस्कृति में बदलाव। ठीक है, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, सूफी संतों का प्रभाव पढ़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सभ्यता का मेल यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे संत, व्यापारी, सैनिक, विद्वान अलग अलग इलाकों में जाकर नई सोच और परंपराएं फैलाते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम सब मिलकर भारत को एक विविध लेकिन जुड़ा हुआ देश बनाते हैं, कैसे, उस चीज़ के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।